हेलो, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 नवंबर और 26 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स विथ एमसीक्यू और आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा क्लास आपके कंटिन्यूशन में रहने वाला है। यदि अभी तक किसी भी साथियों ने अभी तक हमारा क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारा ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश व्यापम के रिगार्डिंग 20 क्लास अभी तक हमने आपके लिए कंडक्ट करवा दी है। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है और आप एग्ज़ाम को अटेंड करने जा रहे हो तो आप पहले हमारा क्लास देख के जाइएगा, देन आप एग्ज़ाम में अटेंड करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आई होप आप पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देख के जाइएगा। ये हमारा ऑफिशियली चैनल है। यहाँ पे आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, नर्सिंग प्रोफेशन में जितना भी नया वैकेंसी आता है सबका ही यहाँ पे आपको अपडेशन देखने को मिल जाता है। और वही बात करूँ कि आपको डेली ही एमसीक्यू का एक क्लास आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो यदि अभी तक किसी ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस चैनल का लिंक आपके जितने भी ग्रुप के डियरेस्ट नियरेस्ट पर्सन हैं जो अभी नर्सिंग स्टूडेंट है करंट में, उनको भी शेयर करिएगा ताकि वो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास 21 नंबर का क्लास रहने वाला है। तो बात करते हैं हम आज के हमारा क्लास का। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताए थे और काफ़ी हमारी वीडियो को आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। तो उसी के रिगार्डिंग देखते हुए हम आज भी उसी को कंटिन्यूशन में रखेंगे कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद। चलिए आज का बात करते हैं कि आज का हमारा पोर्शन कहाँ पे से रहने वाला है। तो कल हमने कहाँ से आपके लिए छोड़ा था, कुछ इंपॉर्टेंस डेज हम आपके साथ डील कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने आपको कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बताया था। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ का ही हम क्या कर रहे थे, कल हम डील कर रहे थे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है वो आज का हमारा क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम आपको बता दें कि आज का हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो आज का हमारा क्लास गोल्डन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है। तो बात करते हैं कि हमारा क्लास क्या क्या रहने वाला है। तो चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर कि क्लास क्या रहने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे क्लास के ऊपर। तो ये आज का हमारा क्लास रहने वाला है। सबसे पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके साथ देखने को मिलेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि एमसीक्यू पुट अप नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए आप एमसीक्यू पढ़ो चाहे वन लाइनर करो, आपको चीज़ें याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्या रहने वाला। तो प्रेवलेंस या ड्यूरेशन इस क्या होता है, जो प्रेवलेंस ड्यूरेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, इंसिडेंस कहा जाता है। ओके साथियों, बात करें हम नेक्स्ट का, लेप्रोसी इज़ आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेप्रोसी को क्या बोला जाता है, तो लेप्रोसी को हम अदर लैंग्वेज में बोले तो उसको हैंसन डिसीज़ भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है, हैंसन डिसीज़ भी लेप्रोसी को कहा जाता है। अब बेस्ट मार्कर फॉर HIV प्रोग्रेसिव इस तो क्या रहता है, तो CD8 और CD4 सेल का जो रेशियो रहता है, आपने सुन के रखा होगा कि HIV पर्सन का हम CD4 और CD8 सेल का रेशियो हम देखते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, देन ट्रीटमेंट उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस करते हैं देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये कोई इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। अगर HIV का जो HIV/AIDS है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो वेस्टर्न ब्लॉट जो उसका टेस्ट होता है वो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको देखने को मिलता है। बच्चों का बात किया जाए तो बच्चों का अलग देखने को मिलता है। एज यू नो कि हम जब भी एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं हमसे कभी कभी पर्टिकुलर कंडीशन दे दी जाती है। आपको अडल्ट पूछा जाता है तो आपको अडल्ट का देना है, आपसे चाइल्ड का पूछा जाता है तो आपको चाइल्ड का देना है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू को बहुत अच्छे से रीड करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का, क्यू फीवर इज कोज्ड बाय द, क्यू फीवर किससे होता था, कोक्सिला वर्निटी इंक्यूबेशन से यहाँ पे
कोज्ड होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको 2 to 3 डेज़ देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया था, यहाँ तक मैंने आपको कल डील कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि मैचिंग प्रीमूव से, ये भी हमने कोर्ट स्टडी भी आपके साथ बता दिया था। चलिए आज का हमारा यहाँ से रहने वाला 28 नंबर का बात करते हैं। ओकरेंस ऑफ द डिसीज़ क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी इज एपिडेमिक होता है। ठीक है, क्या होता है? ओकरेंस ऑफ द डिसीज़ क्लियरली इन एक्सेस और नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, तो उसको बोला जाता है इपिडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? तो उसको बोला जाता है इपिडेमिक, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करूँ मैं यहाँ पे डिसीज़ इंपॉर्टेंट। इपिडेमिक क्या होता है? आपने सुन के रखा होगा कि जो इपिडेमिक होता है वो आपके नॉर्मल तरीके से ही, इपिडेमिक आपके नॉर्मल नियर पास इलाके में ही क्या होता है, स्प्रेड होता है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी इपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक आपसे पूछा जाता है। तो पैंडेमिक का तो आपको सभी को पता है कि पैंडेमिक हमारा जो कोविड होता है उसे पैंडेमिक कहा जाता है, मतलब कंट्री टू कंट्री आपको देखने को मिलता है, तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। और जो एंडेमिक होता है साथियों, एंडेमिक किसे कहा जाता है? तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो डिसीज़ स्प्रेडिंग होता है उसे ही बोला जाता है। जैसा आपने सुन के रखा होगा कि किसी एरिया में आपको क्या बोलते हैं, मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, टाइफॉइड अलग देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको किस में आती है? एंडेमिक में आती है, कि मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपको चीज़ें स्प्रेडिंग होता है और ओवर डिसीज़ कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसी को एपिडेमिक और एंडेमिक और पैंडेमिक कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं, तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। 29 नंबर का बात करें, डिसीज़ इम्पोर्टेंट इन कंट्री वेयर इज डज नॉट ओकर, तो उसको एक्जोटिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्जोटिक उसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, मलेरिया पैरासाइट इस मॉस्किटो किसके द्वारा था? साइक्लोपेरा प्रोक्रेटिव ट्रांसमिशन होता है। क्या लिखा है? गैप बिटवीन प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस किसे बोला जाता है? तो इसको सीरियल इंटरवल कहा जाता है। आई थिंक ये कल हमारा हो गया था। येलो फीवर बीसीजी मीसल्स आर क्या होता है? येलो फीवर बीसीजी मीसल्स आर क्या होता है? लाइव वैक्सीन होता है। ठीक है, लिपोलाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब वो पाउडर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, तो उसको इसीलिए उसको बोला जाता है लिपोलाइज्ड वैक्सीन बोला जाता है। फर्स्ट वैक्सीन टू डिस्कवर बाई, तो जो फर्स्ट वैक्सीन होता है वो किसने डिस्कवर किया था? तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था, जिसको किसने? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, वैक्सीन के पिताजी या फादर बोले जाए तो फादर ऑफ द वैक्सीन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे राइट आंसर लिख सकते हैं कि वैक्सीन ऑफ द फादर एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर को वैक्सीन ऑफ द फादर कहा जाता है। रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटर एट सब सेंटर पे इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट ऑटोक्लेविंग होता है, स्टीम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग आपने सुन के रखा होगा, माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन भी आपके एग्जाम में यहाँ पे सिलेबस में दिया है, तो माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ऑटोक्लेविंग हुआ, स्टरलाइजेशन हुआ, स्टीम, हॉट स्टीम क्या होता है, ड्राई स्टीम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे यही पूछा है कि मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है? तो ऑटोक्लेविंग को मोस्ट इफेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट क्या रहता है? ब्लीचिंग पाउडर में क्या कंटेंट रहता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में 33% अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ओके साथियों, स्मॉल पॉक्स वाज द डिक्लेयर इरेडिकेशन ऑन, तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन आपको कब देखने को मिला था? तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन आपको 8 मई 1980 में पूरे वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल गया था। और वही बात करें यदि हम इंडिया का, तो इंडिया में स्मॉल पॉक्स का आपको कब देखने को मिला था? लास्ट केस आपका स्मॉल पॉक्स 1975 में आया था। कब आया था? तो 1975 में आया था। और इंडिया से इरेडिकेट यदि आपसे पर्टिकुलर इंडिया का पूछा जाए तो 1978। ओके फ्रेंड्स, 1978 फ्रॉम द इंडिया और 1980 फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड से यहाँ पे स्मॉल पॉक्स आपका क्या हुआ था? यहाँ से इरेडिकेट हो गया था। अब बात करें स्मॉल पॉक्स का यदि थोड़ा बहुत, तो स्मॉल पॉक्स का बात किया जाए तो जो स्मॉल पॉक्स होता है साथियों, ये एक किसके द्वारा से हो रहा है? वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको जो रहता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आपके रेसेस और जो अपीयर होंगे वो कहाँ अपीयर होते हैं? स्मॉल पॉक्स में। तो जो इसके रेसेस होंगे वो आपको अपीयर सबसे पहले
पाम और सोल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, पाम और सोल पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इसमें क्या बात करूँ तो इसमें एक्सिला आपका अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है साथियों, क्या अफेक्ट नहीं होता है, एक्सिला आपका इसमें अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर रहता है। यदि कंपेयर टू बात करूँ तो मैं चिकन पॉक्स का, इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, आपको इसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। और इसका इंक्यूबेशन और कम्युनिकेबिलिटी पीरियड का यदि बात किया जाए तो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड का यदि बात किया जाए तो इसका जो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है वो आपको 1 to 3 डेज बिफोर ही देखने को मिल जाता है ऑनसेट। और आफ्टर द 1 वीक तक भी आपको इसमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर और कम्युनिकेटिव पीरियड आपको देखने को मिलता है। मतलब स्पीड कैपेसिटी इसमें रहता है कि किसी और अदर पर्सन को ये कर सकता है, तो उसी को कम्युनिकेबिलिटी पीरियड उसको बोला जाता है। तो स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आपसे काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है साथियों, और इसके जो रेसेस होते हैं एक ही टाइम में एक ही बार आपको अपीयर होने को देखते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। रेसेस इन चिकन पॉक्स इज़, तो जो रेसेस चिकन पॉक्स का है वो कैसा रहता है, तो जो रेसेस चिकन पॉक्स के वो कैसे रहते हैं, तो पिलियोमॉर्फिज्म एंड द ड्यू ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। मतलब पिलियोमॉर्फिज्म में रहता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसमें रेसेस आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इस पर्टिकुलर एक टाइम पे एक एक रेसेस नहीं होता है, वो किस में होता है, स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है। और यदि हम चिकन पॉक्स का बात कर रहे हैं तो चिकन पॉक्स का क्या रहता है कि एक रेसेस आज आ रहा है, एक रेसेस कल आएगा, एक रेसेस परसों आएगा और एक रेसेस आपके एग्जाम के टाइम पे आएगा। तो ऐसे इसमें रेसेस आपको देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे रेसेस चिकन पॉक्स में नहीं देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है, ड्यू ड्रॉप लाइक, जैसा जैसा आपने विंटर के सीज़न में अपने जो बाहर यदि आपका कोई सा कार बार भी रखा होगा तो उस पे आपने देखा होगा, जब आप सुबह सुबह जाते हो तो क्या कि उस पर बूंदे बूंदे पानी टाइप का वाटर बॉटल का कुछ बूंदे वहाँ पे बन जाता है। तो उसी टाइप के यहाँ पे रेसेस हमको देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में रेसेस आपको सेंटीपिटल देखने को मिलता है, मतलब आपके सबसे पहले ट्रंक में देखने को मिलेगा। अदरवाइज बात करूँ तो इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा, आपके जॉइंट, जहाँ पे आपके बॉडी में ज़्यादा जॉइंट्स हो रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। इसमें सोल और पाम अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, ये चीज़ें हैं, दोनों को कंपैरेटिवली अच्छे से स्टडी करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉप्लिक स्पॉट आर डायग्नोसिस ऑफ द मीसल्स। तो जो कॉप्लिक स्पॉट होता है हमारा वो किस किस में देखने को मिलता है, तो यदि कॉप्लिक स्पॉट का यदि बात करूँ साथियों तो इसमें आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो तो मीसल में देखने को मिलता है, यू नो ऑल अबाउट। बाकी बात करूँ यदि जो मीसल्स होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, मीसल्स होता है। मीसल्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले यदि बात किया जाए तो मीजल क्या होता है, पैरामिक्सोवायरस के कारण से हमें देखने को मिलता है। किससे होता है साथियों, तो पैरामिक्सोवायरस। आप सुनने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करिएगा, किसके द्वारा होता है, पैरामिक्सोवायरस के द्वारा हमें मीजल्स देखने को मिलता है। देन वही बात करूँ कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड और हमारे चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग सेम होता है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 दिन से ऊपर याद रखना है। ऐसे कोरिलेटेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद रख जाएंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स और आपका मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 दिन होता है। ठीक है, 14 से 21 दिन होता है। यदि वीक का बात किया जाए तो वीक कितने हमें काउंट करेंगे, तो हम 2 to 3 वीक का इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके साथियों, ठीक है, मीज़ल्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो मीज़ल्स में आपको क्या है कि आपका स्टेज बाई देखने को मिलता है। प्री नॉर्मल स्टेज होती है जिसे प्री इरप्टिव स्टेज बोला जाता है। देन बात करें हम, इरप्टिव स्टेज होता है, इसमें आपको स्टेजेस देखने को मिलता है। तो जो जो कॉप्लिक स्पॉट होता है, यदि आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है साथियों कि जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो हमारे किस स्टेज का साइन एंड सिम्टम से देखने को मिलता है, तो यदि क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होता है कि कॉप्लिक स्पॉट आपका कौन से स्टेज का साइन एंड सिम्टम्स है, तो जो कॉप्लिक स्पॉट होता है साथियों वो आपका प्री प्री इरप्टिव स्टेज या प्री ड्रोमल स्टेज का साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। ओके साथियों, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो आपकी बक्कल कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे आपको ये बाइटिस तरह के एक जो बाइटिस कलर का आपको निशान देखने को मिलता है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही कॉप्लिक स्पॉट बोला जाता है। ठीक है साथियों, क्या बोला जाता है, उसे ही कॉप्लिक स्पॉट
बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये प्रीड्रोमल स्टेज में या प्री इरप्टिव स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ओके साथियों, और इसमें आपको स्टेन लाइन वो आई में आपको लाइनिंग देखने को मिलती है, मीजल्स में ही लाइनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इरप्टिव स्टेज हो गया हमारा। फिर क्या होता है, इरप्टिव स्टेज में आपको मेपल्स पेपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी आपके पोर्शन में दिया है, तो उसमें आपके आने के चांसेस है। फिर इसमें क्या करेंगे, यदि हो जाता है तो आपको मीजल्स का वैक्सीन दे देना है। मीजल्स का वैक्सीन हम कब देते हैं, तो आप सभी साथियों को पता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मीजल का वैक्सीन हम 9 मंथ पे देते हैं। 9 मंथ के साथ और क्या देते हैं, तो इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। और 9 मंथ के साथ हम और क्या वैक्सीन देते हैं, तो आपको पता है 9 मंथ के साथ हम विटामिन ए भी देते हैं। विटामिन ए क्या होता है, जो विटामिन ए होता है वो हमारा बच्चों में हम प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए के रिगार्डिंग भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, विटामिन ए का आपको डोज पूछ लिया जाता है। 1 ईयर तक हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, फिर उसके बाद हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ठीक है, कितना 9 मंथ तक कितने तक देते हैं। ठीक है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐड ऑन कर दी है। आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द मीसल्स, जैसा मैंने बताया 10 से 14 दिन तक रहता है। ये तो एक एवरेज है, बट यदि बात किया जाए तो 10 से 14 तक आपका देखने को मिलता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रेन फॉर द रूबेला वैक्सीन, कभी कभी स्ट्रेन पूछा जाता है। जो रूबेला वैक्सीन का स्ट्रेन क्या देखने को मिलता है, तो RA27/3 देखने को मिलता है। 100 डे कप किसे बोला जाता है, तो 100 डे कप किसको बोला जाता है, तो पर्टूटिस को 100 डे कप बोला जाता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलता है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एजेंट इसका बॉडीटेला पर्टूटिस देखने को मिलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है साथियों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से कितना, तो यदि आपका इसका इंक्यूबेशन पीरियड का यदि बात किया जाए तो इसका 1 to 2 वीक्स देखने को मिलता है। 7 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आप को रिलेटेड करेंगे तो आपका इसका पर्टूटिस और आपका पोलियो का भी 6 से 14 दिन आपका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, पर्टूटिस क्या होता है, वूफिंग कफ, मतलब कफ वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो क्या रहता है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एरिथ्रोमाइसिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलता है। तो अच्छे से रीड आउट करके चाहिएगा। ड्रग फॉर द कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या देता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस रिफाम्बिसिन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, रिफाम्बिसिन देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे रिफाम्बिसिन का साइड इफेक्ट पूछा जाता है, तो रेड कलर ऑरेंज यूरिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पे। पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट ससेप्टिबिलिटी टू, जो पॉजिटिव होता है हमारा सिक टेस्ट होता है। क्या पूछा जाता है, पॉजिटिव सिक टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो पॉजिटिव सिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब वही बात करें हम यदि डिप्थीरिया का, तो डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिसीज़ होता है, जिसमें किसकी वजह से होता है, तो कोनी बैक्टीरियम डिप्थेराई की जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 2 to 3 डेज़ या 2 to 6 डेज़ का ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड इसका नहीं होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स का यदि मैं बात करूँ, साइन एंड सिम्टम्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बुल नेक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है साथियों, बुल नेक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो जो इसका मेन क्लिनिकल साइन है, आपसे पूछा जाता है कि बुलने का अपीयरेंस किस में देखने को मिलेगा, तो बुलने का अपीयरेंस आपको डिप्थीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, तो डिप्थीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से याद करके जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साइन एंड सिम्टम्स, पॉजिटिव एज एंड इंक्यूबेशन पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। SARS इज कोज्ड बाय द कोरोना वायरस है। SARS का फुल फॉर्म क्या होता है, SARS का फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलता है, तो SARS का फुल फॉर्म आपको सीवियर एयरवे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कोरोना वायरस देखने को मिलता है। ठीक है,
बात करें हम जो कोरोना वायरस से रिगार्डिंग भी, यदि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट केस किस में देखने को मिला, तो सबसे जो फर्स्ट केस आपको वुहान में देखने को मिला था, इटली में, ठीक है। और इंडिया का यदि बात करूँ तो इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिला था, तो इंडिया में आपको साउथ में देखने को मिला था, ठीक है। और यदि बात किया जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और चीज़ें बन सकती है, तो फर्स्ट फेज का जो वैक्सीनेशन आया था वो कब आया था, सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन कब आया था, अडल्ट को कब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, एल्डरली को कब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, और पेंडेमिक कब हो गया था। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ये आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। और यदि बात करूँ कि कोविड का हेल्पलाइन नंबर क्या रहता है, ये भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा कि जो कॉमन आरोग्य सेतु ऐप हमने यूज़ किया था उसमें क्या चीज़ें रहने वाली है, तो वो भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट का, और कोरोना से रिलेटेड बात करूँ मैं, कोरोना वैक्सीन के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आने वाले एग्ज़ाम में कि कोविड वैक्सीन क्या होता है, कोविशील्ड वैक्सीन क्या होता है, इसको कितने टेम्परेचर पर रखा था, तो इसको नॉर्मल हम 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसको रखते हैं। कितना डोज देते हैं, तो 2 डोज हम प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइम इंटरवल के लिए देते हैं, तो कोवैक्सीन के लिए हम 1 मंथ का इंटरवल देते हैं, और कोविशील्ड के लिए हम कितना इंटरवल देते हैं, तो आप सभी को पता है 90, मतलब 3 मंथ का हम इंटरवल के रूप में देते हैं, ठीक है। पहले कभी क्या होता था कि पहले कोविड वैक्सीन ही हम प्रेग्नेंट लेडी को देते थे, बट अब फिर बाद में यहाँ पे रूल्स चेंज हो गए, तो हम कोविशील्ड भी प्रेगनेंसी में देने लग गए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यदि एग्ज़ाम में आपके साथ आती है तो आप उसको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा और वहाँ पे अच्छे से अपना आंसर पुटअप करिएगा, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि हु वाज द रिकमेंडेड दानिश 1331, तो स्टेन होता है ये बीसीजी वैक्सीन का स्टेन देखने को मिलता है, ठीक है। यदि बात करें हम बीसीजी क्या होता है, तो जो बीसीजी होता है बेसिलेट गैल्मेटेड ग्यूरिन होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बीसीजेड गैल्मेट ग्यूरिन देखने को मिलता है 1951 में इसका देखने को मिला था, ठीक है। कितना देख रहा हूँ, 1951 में, ठीक है। बीसीजी क्या होता है, बीसीजी हम एट द बर्थ लगाते हैं, कितना लगाते हैं, 0.05 ml बच्चों को लगाते हैं, ठीक है। किससे लगाते हैं, तो इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। और यदि वही बात करें कि इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, तो बीसीजी होता है क्या करता है, परमानेंट स्कार फॉर्म आपको बॉडी में छोड़ देता है, क्या करता है, परमानेंट स्कार आपकी बॉडी में यहाँ पे एंटर कर देता है। और बीसीजी का बात किया जाए, बीसीजी का बात किया जाता है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीसीजी को हम किस में डायल्यूट करते हैं, तो बीसीजी को हम नॉर्मल सलाइन में डायल्यूट करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर बीसीजी को भी हम रख सकते हैं। और क्या चीज़ें है बीसीजी के रिगार्डिंग, तो बीसीजी के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब आपको बता दी है। इंट्राडर्मरी देते हैं, 15 एंगल पे देते हैं, और क्या क्या चीज़ें, लिपोलाइड होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बीसीजी के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो काफ़ी हद तक मैंने बीसीजी के रिगार्डिंग सारी ही चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी है। आप बीसीजी के रिगार्डिंग यदि आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छे से डील कर सकते हो और अच्छे से वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या बीसीजी होता है, किस किस टाइप की बीसीजी में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। लिखा हुआ है पोलियो स्टूल सैंपल्स आर द ट्रांसपोर्ट इन रिजर्व कोल्ड चेन, ठीक है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम पोलियो का जो स्टूल टेम्परेचर होता है उसको हम रिजर्व करके रख सकते हैं। ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज विथिन 24 आवर्स में ORS का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ORS के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूँ तो ORS के रिगार्डिंग आपसे हमेशा एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं, सोडियम होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, पोटेशियम होता है। तो ऐसे ही उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ओआरएस का जो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, शुगर कितना होता है ओआरएस में, तो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। मैं एग्ज़ाम के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ तो कुछ चीज़ें बता ही रहे हैं हम आपको एमसीक्यू और मल्टी वन लाइनर क्वेश्चन के साथ, और क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, ठीक है साथियों। एंट्री के फीवर इंक्लूड्स, तो एंटिक फीवर को हमें टाइफाइड फीवर बोलते हैं, इन द पैराटाइफाइड फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, टाइफाइड फीवर होता है और पैराटाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो टाइफाइड फीवर होता है इसमें क्या चीज़ें देखो, एंट्रिक फीवर होता है। इसमें कभी कभी क्लिनिकल साइन सिम्टम से पूछ लिया जाता है कि इसका क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या होता है, तो इसमें पी सूप डायरिया आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। भाई बात करूँ मैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देती है, तो टाइफाइड फीवर में हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलता है, 1 से 3 से लेकर तो 104 डिग्री सेल्सियस आपको टाइफाइड फीवर इसमें देखने को मिलता है। ओके साथियों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। बात करें
मोस्ट कॉमन अर्बो वायरस डिसीज़ इज, तो मोस्ट कॉमन जो अर्बो वायरस डिसीज़ है क्या साथियों, मोस्ट कॉमन अर्बो वायरस जो डिसीज़ है, ठीक है, क्या है मोस्ट कॉमन अर्बो वायरस डिसीज़ है, वो क्या है, डेंगू रहता है। ठीक है, डेंगू के रिगार्डिंग भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप की स्पेसीज पाई जाती है, ठीक है, कौन सी स्पेसीज सबसे ज़्यादा फिटल होती है और मोस्ट कॉमन स्पेसीज इंडिया में कौन सी होती है। तो मोस्ट कॉमन स्पेसीज यदि इंडिया का बात करें तो कैल्सी कौन सा रहता है, प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेली और प्लाज्मोडियम क्या रहता है, मलेरी रहता है। ये 4 टाइप की स्पेसीज आपको देखने को मिलती है। जो सबसे कॉमन पाई जाती है और जो सबसे इंडिया में कॉमन पाई जाती है तो प्लाज्मोडियम बाइबेक्स आपका ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी मोस्ट फेटल होता है, मतलब मोस्ट सीवियर और सबसे ख़राब कंडीशन यदि किस में देखने को मिलता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, और यदि इसमें बात की जाए तो प्रोजेमेटिक ट्रीटमेंट और मलेरिया यही पूछा गया है, यहाँ बता भी दिया है कि मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोक्विनिनोन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, क्लोरोक्विनिनोन देखने को मिलता है। ठीक है, ये ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, या आप जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लीजिएगा कि जो वो क्लोरोक्विनिन होती है वो ड्रग हमारी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ओके साथियों, तो साथियों यदि क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में शेयर कर दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, तो क्लोरोक्विनिन रहने वाला है। ठीक है साथियों, बात करें हम मेन वेक्टर फॉर द येलो फीवर इज तो एडिस एजिप्टिस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, एडिस एजिप्टिस आपको देखने को मिलता है। स्लिम से डिसीज़ क्या होता है, स्लिम डिसीज़ क्या होता है, एड्स को हम स्लिम डिसीज़ बोला जाता है। ठीक है, एड्स के रिगार्डिंग भी बात करूँ तो एड्स में भी आपसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में कि एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट रेट्रोवायरस HIV का जो देखने को मिलता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, CD4 सेल काउंट वगैरह करते हैं। फिर बात करें इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट मैंने इसका बताया, कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। ठीक है, इसका कब प्रोग्राम आया था, कब इसका फर्स्ट फेज़ आया था, कब सेकंड फेज़ आया था, कब रिवाइज हुआ था, सारी चीज़ें आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ओके, वो वन करते हैं नेक्स्ट में, रूल ऑफ द हब इज सीन इन द हाइपरटेंशन, क्या लिखा है, रूल ऑफ द हेल्बिस इज सीन इन द हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है साथियों, तो रूल ऑफ द हेबिस किस में देखने को मिलता है हमको, तो रूल ऑफ द हेबिस आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन ये आपको देखने को मिल रहा है, आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के पोर्शन पे शायद हम लोग आ गए हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपके उसमें देख के रखा हुआ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिगार्डिंग में कम्युनिटी में आपसे पोर्शन पूछा जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है कि हाइपरटेंशन को रूल ऑफ द हैबिस कहा जाता है। हाइपरटेंशन को या अडल्ट का बात करूँ तो साइलेंट किलर बोला जाता है। ठीक है, साइलेंट किलर इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है साथियों, तो इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ठीक है, अडल्ट का इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अडल्ट में ऐसा होता है कि यदि किसी को भी एक बार भी यदि हाइपरटेंशन हुआ और वो हॉस्पिटल गया तो उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमको क्या करेगा, हमको टैबलेट लिख के दे देगा और हमारा BP ज़्यादा बता देगा। बट ये टोटली रॉन्ग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर को कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी से कुछ वो नहीं होता है कि वो आपका BP ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ बताता है। तो इसीलिए साइलेंट किलर बोला जाता है कि जब तक साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी शो नहीं करती, जब तक आप क्या करते हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब तक आप अपनी हेल्थ के बारे में भी क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंडीशन और सीवियर हो जाती है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है इन अडल्ट में। ठीक है, पता होते हुए भी आप अपना डिसीज़ और अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। जितना एजुकेशन ज़्यादा होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इंक्रीज होती है, और जितना एजुकेशन का लेवल आपको हाई देखने को मिलता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ कम होती है। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है साथियों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। BMI क्या होता है, तो BMI इज़ अ वेट होता है। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स रहता है। ठीक है, BMI क्या होता है, हाइट इन वेट इन मीटर, हाई क्या रहता है, हाइट इन मीटर स्क्वायर वगैरह वेट रहता है, जिसका हम BMI निकालते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी में से आपको देखने को मिलता है। ओबेस रहता है, मोटापा रहता है, या नॉर्मल रहता है,
जो नॉर्मल कंडीशन रहती है वो 18 से लेके तो 24 या 25 तक हमको नॉर्मल कंडीशन में आपका बीएमआई देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? बीएमआई देखने को मिलता है वेट डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसका हमको फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है? वेट लेंगे पहले, अपोन क्या करेंगे, हाइट इन मीटर स्क्वायर में हम उसको निकालेंगे और उसके बाद आपका जो बीएमआई होता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रहता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बात करूँ यदि 25 से हमारा 29 तक देखने को मिलता है तो हम उसको बोल सकते हैं ओबेस बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वेट बोल सकते हैं। फिर इसके बाद ज़्यादा होता है तो हम उसको ओबेसिटी की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और यदि वही बात करूँ कि मैं लो पीएमआई क्या होता है, तो जो लो पीएमआई होता है वो आपको 17 से नीचे की कंडीशन आ रही है तो हम उसको लो बीएमआई बोलते हैं। फिर वो और भी नीचे होता है वेरी लो बीएमआई, मॉडरेट लो बीएमआई और सीवियर लो बीएमआई रहता है। तो जो बीएमआई होता है वो आपको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या गोल्डन पॉइंट रहने वाला है। अंडर आरसीएच प्रोग्राम किट ए किट बी आर केप्ट एट द सब सेंटर लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछा जाता है किट ए किट बी कौन कौन सा रहने वाला है, तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है। आरसीएच का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का नंबर ऑफ द एलिजिबल कपल्स इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि एलिजिबल कपल ऑफ इंडिया, तो क्या लिखा हुआ है कि 1000 की पॉपुलेशन में अराउंड 150 से लेके तो 180 कपल ऐसे होते हैं कि जो एलिजिबल होते हैं। नंबर ऑफ द एलिजिबल कपल्स इन इंडिया, एलिजिबल कपल का क्या मतलब होता है कि जो कि क्या कर सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग करके हमारा फैमिली इंक्रीज कर सकते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है? एलिजिबल कपल उनको बोला जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, फर्दर फैमिली इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एलिजिबल कपल्स बोला जाता है। कितने होते हैं? जो नॉर्मल औसत होता है वो 1000 पॉपुलेशन पे आपको 150 से 180 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन का यदि बात करूँ तो 1000 पॉपुलेशन में हमारी आशा वर्क करती है, हमारी आंगनबाड़ी भी वर्क करती है। ठीक है, 600 से 800 हमारी आंगनबाड़ी का वर्क रहता है। तो ऐसे कोरिलेटेड करके आप स्टडी करिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट का क्या लिखा हुआ है। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कन्वेंशनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो क्या होता है, तो जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कॉन्डोम्स ऑफ देखने को स्पर्म में साइड से देखने को मिलता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो क्या होता है? कॉन्डोम्स और स्पर्मेटोसाइड से देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरेट्स थर्ड इंटर आईयूडी रिलीज 6 mgcd पर प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो प्रोजेस्टेरोन होता है थर्ड जनरेशन का जो आईयूडी होता है हमारा, आईयूडी होता है क्या होता है? थर्ड जनरेशन का जो आईयूडी होता है वो कितना रिलीज़ करता है। तो यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है आपका आईयूडी थर्ड जनरेशन का जो आईयूडी होता है वो पर डे कितना रिलीज़ करता है स्पर्मेटोसाइड, तो सिक्स कितना 65 mcg पर डे वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन आपका रिमूव करता है। तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके स्पर्म आते हैं वहाँ पे स्पर्म को क्या कर देता है? किल कर देता है। इसीलिए वहाँ पे जो पर डे कितना रिलीज़ होता है, तो 65 आपका पर डे रिलीज़ होता है। मोस्ट कॉमन कंप्लेन ऑफ द आईयूडी इंसर्शन इज़, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम के में पूछा ही जाता है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन क्या साथियों, मोस्ट कॉमन क्या लेता है? मोस्ट कॉमन आईयूडी इंसर्शन किधर रहता है? ब्लीडिंग रहता है। जब भी आप आईयूडी इंसर्शन करते हैं इंटर यूटेराइन डिवाइस जो रहता है, आईयूडी का फुल फॉर्म यदि आपको मैं बताऊं तो इंटर यूटेराइन डिवाइस। ओके साथियों, इंटर यूटेराइन डिवाइस होता है जिसका यदि हम किसी को इम्प्लांट कर रहे हैं तो जो उसका मोस्ट कॉमन आपको साइन एंड सिम्टम्स या बोले साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो उसको ब्लीडिंग देखने को मिल जाता है। आईयूडी का बात करें तो आईयूडी में आपको अलग अलग टाइप्स की आईयूडी देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन आपसे 380 जो पूछा जाता है और 10 ईयर के लिए आपके लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट का। ओनली नॉन स्टेरॉयडल ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? जो सेंट क्रोमोन होता है, सहेली, जो आपने कभी कभी सुन के रखा होगा कि नॉन स्टेरॉयडल होता है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल मतलब ओसीपी, नॉन स्टेरॉयडल ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो सहेली, आपके सहेली के नाम से आपको देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे एक्सेप्ट करके पूछ लिया जाता है, 3-4 तो अलग अलग का नाम दे देंगे, सहेली रहेगा, माला एन, माला डी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर देंगे। यदि आपको अच्छे से चीज़ें पता है
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सहेली किसे बोला जाता है? तो सहेली एक अकेली ऐसी ड्रग होती है जो कि ओसीपी होती है, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, अच्छे से रीड आउट करिएगा, मतलब नॉन स्टेरॉयडल होती है, इसलिए इसको यहाँ पे आपसे एमसीक्यू बन सकता है। ओके साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट पे। एमटीपी मैटरनल, क्या लिखा है? एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 में आया था, और पास कब हुआ? तो अप्रैल 1972 में। ठीक है, मेटरनल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म रहता है मेटरनल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी रहता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो टाइम ड्यूरेशन है साथियों वो बढ़ा दिया है, इसका 24 वीक तक आई थिंक कर दिया है। बट यदि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो बढ़ा दिया है, वो अभी पास हुआ है, बट आपको लागू नहीं हुआ है। कि आप यदि एग्ज़ाम में आपसे आता है कि एमटीबी का जो कॉमन जो वीक्स होता है, जो प्रेगनेंसी में होता है, वो कब देखने को मिलता है हमें? तो यदि लीगली कोई करवाना चाहता है एमटीपी, तो वो फ्रॉम 12 वीक से स्टार्ट होता है, तो 20 वीक्स तक वो करवा सकती है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, और इन फर्दर केस में यदि और आगे बात किया जाए कि आगे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक रेप वगैरह जैसे विक्टिम वगैरह कुछ होते हैं, तो उनको एमटीपी करवाना होता है, तो वो क्या करवा सकते हैं? 24 से लेके तो 28 वीक तक भी वो एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, रिमेंबर याद रखिएगा, बट अभी ये चीज़ें लागू नहीं हुई है, आने वाले फर्दर अपकमिंग जनरेशन के लिए ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। बट जो एमटीबी का है आपको याद रखना है 1971 में हुआ था, और एक्ट पास होकर 1972 में हुआ था, और 12 वीक से लेके तो हम 24 वीक तक करवा सकते हैं। ठीक है, 24 वीक अभी आया नहीं है, बट अब आप 12 वीक से लेके तो 20 वीक तक आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। और एमटीपी कौन करवा सकता है, कौन कर सकता है? तो एमटीपी जो होता है हमारा ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या है, ट्रेन पर्सन के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि आप नीम हकीम के द्वारा करवा रहे हो, तो आपको सेप्टिसीमिया वगैरह के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकता है, तो जिससे क्या होता है कि लेडीज़ का जान भी जा सकता है। ओके साथियों, तो आप जितना हो सके आपके नियर डियरेस्ट जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी क्या करिएगा, आप अच्छे से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाइएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट का। फॉर स्टरलाइजेशन एज ऑफ द हस्बैंड शुड बी 60 ईयर। ठीक है, कितना एज रहता है? यदि हम स्टरलाइजेशन का बात करें कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने सुन के रखा होगा, मेल और फीमेल का वेसेक्टोमी करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उसी का यहाँ पे मेल के लिए पूछा है कि उसका एक एज रहता है कि हम कब तक कर सकते हैं, तो 60 ईयर तक हम उसको कर सकते हैं, वैलिड होता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट पे। क्या गोल्डन पॉइंट यहाँ पे पुटअप है आपके लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीएच प्रॉब्लम क्या रहता है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है? माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन एंड द क्या देखने को मिलता है? फर्टिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, ये माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड फर्टिलिटी आपको देखने को मिलता है। ओके साथियों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन इन न्यूनेट्स। तो न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है बच्चों में मिक्स एडिमा, आपने सुन के रखा होगा, बच्चों में क्या हो जाता है? मिक्स एडिमा आपको देखने को मिलता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछी थी, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर स्क्रीनड, मतलब मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर स्क्रीनड इन द न्यूनेट्स का बात कर रहे हैं। आपको जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, शब्दों पे ध्यान देना है। कभी इन्फेंट पूछ लिया जाता है, कभी न्यूनेट पूछ लिया जाता है, कभी टोडलर पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट करिएगा और अच्छे से वो चीज़ें समझिएगा, तभी आंसर आपके को एमसीक्यू आपके राइट होंगे। हम क्या करते हैं साथियों, हमने क्या करा, जैसे हमने एमसीक्यू पढ़ा, हमको एमसीक्यू पढ़ा और हमने एमसीक्यू यदि पहले पढ़ के रखा, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से 4 ऑप्शन तो देखते ही नहीं है, हमें जो एक ऑप्शन जो हमने पहले से पढ़ के रखा है वो हम राइट कराते हैं। बट क्या होता है एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि चारों में से कौन सा सही है, बट कभी कभी एमसीक्यू में नोट भी लिखा होता है, वो नोट हम नहीं पढ़ते हैं। एक्सेप्ट लिखा रहता है, एक्सेप्ट लिखा रहता है, वो भी हम रीड नहीं करते हैं। कभी कभी एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी हम अच्छे से रीड आउट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यू में 2 राइट आंसर होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू में 2 राइट आंसर होते हैं, तो हमें कभी कभी जो
आंसर आता है उसमें क्या आता है ए और बी, क्या ये राइट आंसर है। डी में कभी कभी ये ऑप्शन भी आ जाता है। तो हमको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। हमको हमेशा एमसीक्यू को 2 टाइम्स पढ़ना होता है, कितना ही इजी एमसीक्यू होगा या कितना ही टफ एमसीक्यू होगा। आप क्या करेंगे, ऑलवेज अपने माइंड में एक थिंग बना लीजिएगा, जब भी आपको एमसीक्यू पढ़ना है तो आपको 2 टाइम एमसीक्यू पढ़ना है, चाहे वो कितना भी इजी होगा, चाहे वो कितना भी कठिन एमसीक्यू होगा। हमेशा आप क्या करेंगे, 2 टाइम आप एमसीक्यू रीड करेंगे और पूरे ही ऑप्शन रीड करेंगे, देन उसके बाद अपना आंसर देखेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था कुछ एमसीक्यू करने का तरीका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो ज़रूर आप क्या करिएगा, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी लोगों के लिए कि जिस किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स को मध्य प्रदेश व्यापम के ओल्ड ईयर के प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक अनाउंसमेंट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहा है। जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, हमारा कम्युनिटी पोस्ट और इसके नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है कि आपको पेपर चाहिए, तो हम आपको पेपर सेंड कर देंगे विदाउट एनी चार्ज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आपके जितने भी साथी लोग हैं सबको बता दीजिएगा कि हमारे एक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि हमारा नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट्स क्या रहने वाला है। तो साथियों नेक्स्ट जो गोल्डन पॉइंट है, लो बर्थ वेट बर्थ इज वेट क्या रहता है। तो यदि बात किया जाए लो बर्थ वेट क्या रहता है, तो जो 2.5 kg से यदि 2.45 2.9 भी है तो हम उसको लो बर्थ वेट की कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, किसकी कंडीशन में रखेंगे, तो लो बर्थ के वेट की कंडीशन में रखेंगे। क्या होता है लो बर्थ वेट बेबी, तो साथियों मैं बता दूं, लो बर्थ वेट बेबी वह लो बर्थ वेट बेबी होता है जिसमें बेबी का बर्थ जब जन्म लेता है एक बच्चा, तो उसमें बच्चे का जो लो बर्थ होता है वो कितना होता है 2 पॉइंट, मतलब आपका 2.5 किलो से कम का बच्चा रहेगा, तो उसको लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन में रखेंगे। किसकी कंडीशन में रखेंगे साथियों, लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, यदि बच्चा लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसको केएमसी हम प्रोवाइड करते हैं, कंगारू मदर केयर बच्चे को हम देते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन होती है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, सीवियर लो बर्थ वेट बेबी और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होता है। 1500 से नीचे 1000 से नीचे यदि लो बर्थ वेट बेबी आता है तो वेरी सीवियर एक्सट्रीमली देखने को मिलता है। वेरी लो बर्थ बेबी 1500 से 2000 से नीचे को देखने को मिलता है। तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी आपको देखने को अलग अलग कैटेगरीज आपको डिवाइडेड रहती है। ठीक है, जो लो बर्थ वेट बेबी होता है वो मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, यदि मैं बात करूँ कि जो लो बर्थ वेट बेबी होता है हमेशा प्री मेच्योर बेबी, हमेशा आपको लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा बेबी आपको लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलता है, तो साथियों प्री मेच्योर जो बेबी होता है वो हमेशा लो बर्थ वेट बेबी ही देखने को मिलेगा। बार बार आपको याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं आने वाले एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि जो लो बर्थ वेट बेबी होता है वो हमेशा क्या देखने को मिलता है आपको प्री मेच्योर देखने को ना। यदि बात करूँ मैं पोस्ट मेच्योर में, पोस्ट में क्या देखने को मिलता है, तो जो बेबी होगा वो आपको जिसका वेट आपको हमेशा 2-2.5 किलो से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3 किलो से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको केस देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी मदर्स होती है जिनको ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो जो जो मदर्स होती है जिनको डायबिटिक मेलाइटिस हो रखा है उनको देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम में देखने को मिलता है। तो वो जो पोस्ट नेटल मदर होती है उनमें देखने को मिलता है। और जो लोग लो बर्थ वेट बेबी होता है वो कौन सी मदर्स को देखने को मिलता है, जो कॉमन होता है लो बर्थ वेट बेबी का, जो स्मोकिंग वाली मदर्स होती है, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करती है, उनको भी लो बर्थ वेट बेबी होने के फुल चांसेस वो गारंटी रहती है, इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लो बर्थ वेट बेबी के रिगार्डिंग आया हुआ है, तो आपको लो बर्थ वेट बेबी क्या है वो समझ में आ गया है। हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को यदि लो बर्थ वेट बेबी हो रहा है तो उसको केएमसी देते हैं। केएमसी मदर फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, आपके फादर दे सकते हैं, आपकी मदर दे सकती है, आपकी दादी जी दे सकती है, नाना जी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है फैमिली का मेंबर। बच्चों को क्या करना है, बच्चे को फुली नेक्ड नहीं रखना है, हमको केप देना है। देन उसके
आपको डायपर वगैरह पहनाना है। देन उसके बाद आपको सोल पे भी उसको शूज़ आपके सॉक्स पहनाना है, ठीक है। कब तक दे सकते हैं, तो मोस्टली जब तक आपको देखना है, जब तक बेबी का लग रहा है, सूटेबल लग रहा है तो आपको देखना है। और बीच बीच में क्या करना है, बेबी को चेक भी करते रहना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको केएमसी दे रहे हैं और उसका एयरवे वगैरह चोक हो रखा है, तो उसको बिल्कुल एक एक्यूरेट पोजीशन भी बेबी को देना होता है, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन, कैसे कैसे देना है, कैसे कैसे नहीं देना है। ओके साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट पे। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमोंग चिल्ड्रंस। यदि हम किसी चिल्ड्रन का बात किया जाए कि हमें पता लगाना है कि कौन सा अच्छे से चिल्ड्रंस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हम उसका वेट से पता लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, वेट से पता लगा सकते हैं, ठीक है। वेट से पता लगा सकते हैं मतलब क्या होता है, इसमें आपने सुन के रखा गोन क्लासिफिकेशन होता है, न्यूट्रिशन रिलेटेड, वेट रिलेटेड, तो वो चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। बात करें नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट का, जो 70 नंबर का गोल्डन पॉइंट आपके लिए यहाँ पे पुट अप हुआ है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज़ द इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे पूछा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज़, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मोस्ट MCC ऑफ MMR इज़ हेमरेज डेटा, मोस्ट कॉमन ऑफ MMR, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उनका मैं बता देता हूँ। MCC क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MMR क्या रहता है, हेमरेज रहता है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट का, ठीक है। क्या रहता है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है। आपने सुन के रखा होगा कि जो मोस्ट कॉमन आपका कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें महिलाओं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनका मृत्यु हो जाता है, उसी को बोला जाता है मोर्टेलिटी का मतलब ही वही होता है, मृत्यु हो जाना। मतलब मेटरनल है तो मतलब मेटरनल मर्डर से रिलेटेड रहता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज या मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है, हेमरेज, सॉरी, मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है, हेमरेज रहता है, ठीक है। क्या रहता है, हेमरेज रहता है। आई अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले ईयर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखे थे, आए थे ऐसे क्वेश्चन, CHO में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, NHM में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके मध्य प्रदेश व्यापम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों। वो करते हैं नेक्स्ट का, ये अच्छे से याद रखना है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, टोकोफेरोलियोल और द विटामिन ई होता है। टोकोफेरोल किसे बोला जाता है, तो विटामिन ई होता है, एंटी स्टेरिलिटी होता है, जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विटामिन ई की इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेकोफेरोल होता है, जो इसका रसायन केमिकल नेम और जो इसका बोलते हैं हम नेम होता है, अदर नेम होता है, वो क्या होता है, टेकोफेरोल रहता है। यदि हम बात करें आपसे, यदि विटामिन के बारे में कुछ डिस्कस करें या कुछ एड ऑन करना चाहे, तो विटामिन आपको पता है कि फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल है। ADA क्या होता है, जो कि फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन ई और विटामिन K क्या होता है, आपको फैट सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल कौन कौन होता है, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सारे ही आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें हम विटामिन ए, जैसा मैंने आपको बता दिया, विटामिन ए की कमी से आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बाइटोडोस्पोर, कंजक्टिवाइटिस, ज़ेरोफ्थेल्मिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रतौंधी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे विटामिन ए की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। विटामिन ए की से बचने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन ए से बचने के लिए हम बच्चों को विटामिन ए का डोज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मीजल्स के साथ देते हैं। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, मीजल्स के साथ विटामिन ए का हम डोज प्रोवाइड करते हैं। कितना दे सकते, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 1 ईयर तक हम 1 लाख देते हैं, देन उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। इतना विटामिन ए की रिगार्डिंग याद रखना है। और विटामिन ए में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। विटामिन ए में इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से साइन सिम्टम्स रहते हैं, आई का अफेक्ट करता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, बाइटोडोस्पोर देखने को मिलेगा, और ज़ेरोफ्थेल्मिया, ये कुछ इसके कॉमन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। बात करें हम विटामिन ए को, होगा विटामिन बी होता है, ठीक है। विटामिन बी हो गया, विटामिन डी आपको पता है कि किस विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और विटामिन के होता है, जो कि हमारा किसमें क्लोटिंग में हेल्प करवाता है, जो कि हम बच्चों को देते हैं
बर्थ के टाइम पे भी हम बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको क्लोटिंग फैक्टर उसके जो होते हैं कि वो मेच्योर नहीं होते हैं तो वो बाद में मेच्योर होते हैं। इसकी वजह से यदि बच्चों को कुछ इंजरी वगैरह हो जाता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, विटामिन ए के का इंजेक्शन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। यदि इसमें पूछा जाता है कि विटामिन ए का इंजेक्शन बच्चों में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा रहता है तो बेस्टस लेटरालिस आपको देखने को मिलता है अपर थाई में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, बेस्टस लेटरालिस बच्चों को हम थाई में आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। कोई सा भी इंजेक्शन हुआ हम बच्चों को आईएम कहाँ लगाते हैं, बेस्टस लेटरालिस में ही लगाया जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। फिर बात करते हैं विटामिन बी हो गया, विटामिन ई होगा। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी बोला जाता है। डी को आपको पता है कि विटामिन डी से आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपकी बोन वगैरह मजबूत होती है विटामिन डी से। और आपको विटामिन डी से आपकी बॉडी के लिए कुछ फंक्शनल वर्क करवाने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, और बात करें किस किस का, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी 1 होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 3 होता है जिसको नियासिन बोलते हैं, प्लेग्रा जिसको बोला जाता है, जिसमें 3 और थाइनियम सेंटर देखने को मिलता है। डिप्थीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, कभी कभी उसमें डेथ भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नियासिन रहता है, विटामिन बी 6 रहता है। ठीक है, पाए और क्या क्या रहता है, विटामिन बी 6 रहता है, विटामिन बी 12 रहता है जिसमें कि पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है आपको। विटामिन और फॉलिक एसिड की कमी से होता है सीज़रोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाना है। आने वाले एग्जाम में आपको न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बोलता है न्यूट्रिशन से आपको क्वेश्चन आंसर इस बार जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। विटामिन के बारे में बात करें, मैं यहाँ पे कोई सा भी अच्छा ना सा एक टॉपिक आता है मैं उसको पूरा ही एलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आसपास नियर और कोई सा क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपके साथ कम क्वेश्चन और कम गोल्डन पॉइंट्स आपके साथ अटेंड किए, बट उसके साथ आपसे हर एक गोल्डन पॉइंट के साथ मैं कम से कम आपसे 10 से 15 एमसीक्यू भी आपके साथ डील कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधे ही क्या हो, अच्छे से अच्छे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो जाए। ठीक है साथियों, ठीक है, बात करते हैं अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इन बॉडी टू नियासिन ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या लिखा है, नियासिन में देखने को था अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इन इन बॉडी टू नियासिन किस में होता है, ट्रिप्टोफैन की वजह से देखने को मिलता है। रिचेस्ट सोर ऑफ विटामिन सी किस में देखने को मिलता है, आंवला में। जो रिचेस्ट सोर होता है आपका विटामिन ई, विटामिन ई आपका रिचेस्ट सोर होता है। ये कभी कभी आपकी हीलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, आपकी वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आपको क्या करना है, विटामिन जो सी होता है वो आपकी कभी कभी वुंड हीलिंग में हेल्प करवाता है। ये क्वेश्चन सीधा ही आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी क्या देखने को मिलता है, तो आपको आंवला देखने को मिलेगा। यदि आंवला ऑप्शन में नहीं होता है तो आप फर्दर जो विटामिन सी के रिगार्डिंग जो ऑप्शन आते हैं वो आप रीड आउट और क्या कर दिए। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी भी बोला जाता है। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए कि विटामिन सी का केमिकल जो रासायनिक नेम रहता है वो स्कर्वी इसको बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का, 1 PSC इज़ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटा हुआ है, गोल्डन पॉइंट से। पीएससी, एक पीएससी कितनी पॉपुलेशन को कवर करके रखता है, तो एक पीएससी आपको 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करके रखता है। ओके साथियों, अब बात करें हम पीएससी का, तो पीएससी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। यदि कम्युनिटी का हेल्थ एजेंसी, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपके सिलेबस में दे के रखा है तो उसी के रिगार्डिंग हम डील करने वाले हैं। जो पीएससी होता है, पीएससी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी को बोला जाता है। यही बात करूँ मैं, जो पीएससी है वो किसने लेके आया था, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो पीएससी आपको भोरे कमेटी लेके आया था। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी आपसे हेल्थ एजेंसी का भी पूछ लिया जाएगा तो भोरे कमेटी आपको पीएससी लेके आया था। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है साथियों, तो जैसे एक पीएससी होता है, एक सीएससी होता है और एक सब सेंटर होता है। जो बीच का होता है न्यूक्लियस, कभी कभी हाँ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इन द रूरल एरिया न्यूक्लियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे पीएससी को वहाँ पे पोर्ट कर सकते हो कि जो बीच का होता है, बीच का क्या होता है, जैसे पीएससी आपका बीच करेगा, आपका
सबसे लो लेवल पे आपका सब सेंटर देखने को मिलता है। देन उसके थोड़े अपर लेवल पे आपको पीएससी देखने को मिलता है। फिर उससे अपर लेवल पे आपको सीएससी देखने को मिलेगा। तो जो बीच का होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो पीएससी को कभी कभी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। वो कितनी पॉपुलेशन को कवर कर के रखता है, तो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन को ये कवर अप करके रखता है। ये पॉपुलेशन डिपेंड करता है आपके हिली एरिया और प्लेन एरिया पे। यदि ये यही पॉपुलेशन आपके ये हिली एरिया का प्लेन एरिया का पॉपुलेशन है, यही बात करूँ यदि प्लेन एरिया का होता है, तो ये 30,000 से तो 50,000 की पॉपुलेशन को भी कवर अप करके रखता है। ठीक है, क्या करता है कि कवर अप करके रखता है। पीएससी में आपको एक स्टाफ नर्स देखने को मिलेगा, एएनएम देखने को मिल जाता है और एक एमओ देखने को मिल जाता है, आपको डॉक्टर भी देखने को मिलता है। तो पीएससी के रिगार्डिंग आपको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। पीएससी में बेड का संख्या पूछा जाता है, तो जो पीएससी में बेड होता है वो अकॉर्डिंग टू आपका डिलीवरी केयर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है कि आपके पीएससी में कितना डिलीवरी हो रहा है और कितना डिलीवरी नहीं हो रहा है। उसके रिगार्डिंग आपको पीएससी में बेड पूछा जाता है, तो फिर भी 4 to 6 बेड आपको मिनिमम से मिनिमम एक पीएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, 4 to 6 मिनिमम से मिनिमम आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी फिर उसके बाद सीएससी मैंने जैसे बताया था आपको, कम्युनिटी फर्स्ट रेफरल यूनिट आप किसको बोला जाता है, तो सीएससी को बोला जाता है। पीएससी का देखो साथियों, एक चीज़ बता दूं कि जो सब सेंटर का रेफरल यूनिट होता है वो क्या होता है, पीएससी होता है। ठीक है, क्या होगा, पीएससी होगा। जो पीएससी का रेफरल यूनिट होगा वो क्या होगा, सीएससी होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी एग्जाम में आपसे सीधे ही पूछ लिया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि आपसे सब सेंटर का रेफरल यूनिट कौन सा होगा, तो आपको उसमें पीएससी सीएससी दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, पीएससी पे मार्क करना है। सीएससी तो हमारा एक फर्स्ट रेफरल यूनिट सभी का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ही डिफ्रेंशिएटेड करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से मार्क गेन कर सकते हो आने वाले 25 और 26 नवंबर को तीनों शिफ्ट के 4 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें। ठीक है, और जो आपका जैसे बताया मैंने, जो सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रख के रखता है, बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली होती है, आप भूल जाते हैं। तो जो बोलते हैं सब सेंटर होता है वो आपका कितनी पॉपुलेशन को कवर करके रखता है, तो सब सेंटर जो होता है आपको 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन को कवर करके रखता है। ठीक है साथियों, कितनी कवर करके रखता है, 5,000 से 6,000 की पॉपुलेशन को भी कवर करके रखता है। अकॉर्डिंग टू हिली एरिया और अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया में बात करते हैं, तो जो हिली एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन का क्या होता है, डेंसिटी भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ओके साथियों, तो ये था कुछ पीएससी और सीएससी के रिगार्डिंग। सीएससी आपको पता है एक ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है 100 ब्लॉक का 100 गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। क्या मिलता है, 100 गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पीएससी इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसमें 1,00,000 से तो 1,80,000 से तो 1,20,000 की पॉपुलेशन ये कवर करके रखता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है साथियों, बात करें हम नेक्स्ट का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अल्मा आटा 1978 गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, यही चीज़ें है पीएससी का जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। यदि आपसे पूछा जाता है किसने दिया, तो बोहरे कमेटी ने दिया। ठीक है, बोहरे कमेटी को क्या बोलते हैं, बोहरे कमेटी को हम डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी बोला जाता है। ठीक है, बोहरे कमेटी ने ही प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम दिया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और जो अल्मा आटा 1978 में आपको देखने को मिला था, क्या देखने को मिलता, 1978 में आपको अल्मा आटा देखने को मिला था। ओके साथियों, वो वन कहते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट पे। ठीक है, और क्या क्या इसमें देखने को मिल रहा है, तो आपकी हेल्थ केयर पॉलिसी आपको किस में देखने को मिली थी, और हेल्थ फॉर एल किस में देखने को, कभी कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हेल्थ फॉर ऑल 2000 में देखने को मिल रहा था। हेल्थ पॉलिसी आपको कहते हैं 2003 में देखने को मिली थी। और भाई ये बात करूँ कि ये रिवाइज्ड कब हुआ था, आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिवाइज का 2017 में। ठीक है, 2017 में आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिवाइज्ड हुआ था। आपकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, 2017 में आपका रिवाइज हुआ था, 2003 में
आपको क्या चीज़ें देखने को मिली थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपको आया था और 1978 में आपका अल्मा आर्ट आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम किसने दिया था, तो ये भोरे कमेटी ने 1946 में दिया था। ओके साथियों, किस में दिया था, भोरे कमेटी ने 1946 में आपके लिए अल्मा आर्ट आया था, तो ये उसने दिया था। ठीक है, भोरे कमेटी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल कमेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो भोरे कमेटी को हम डेवलपमेंटल कमेटी बोलते हैं। ठीक है साथियों, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा ये चीज़ें। कमेटी देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि कमेटी का यहाँ पे बात आया हुआ है तो कमेटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। एक तो क्या होता है, भोरे कमेटी होता है, एक मुदालियर कमेटी होता है, एक चड्डा कमेटी होता है, एक श्रीवास्तव कमेटी होता है, एक झुनझुनवाला कमेटी होता है, बजाज कमेटी होता है। तो कमेटी के सन और कमेटी ने पर्टिकुलर किस चीज़ में इन्वेशन किया है, किस चीज़ को वो लेके आए हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैं कुछ रिव्यू करना चाहता हूँ आपके लिए। जो भोरे कमेटी होता है उसको डेवलपमेंटल कमेटी बोलते हैं। मुदालियर कमेटी किसे बोला जाता है, उसको प्लानिंग कमेटी बोला जाता है। ठीक है, क्या हेल्थ एंड प्लानिंग कमेटी बोला जाता है मुदालियर कमेटी को। जो चड्डा कमेटी है दोस्तों, आपको चड्डा से अच्छे से याद रखना है, सोट। ठीक है, जो सोट लोग होते हैं, जो सोट पहनते हैं, मतलब चड्डा है, मतलब वो क्या होता है कि उनको मच्छर वगैरह काटने के फुल चांसेस होते हैं। इसी की वजह से उनको क्या बोला जाता है, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। चड्डे से आपको याद रखना है, मलेरिया इरेडिकेशन जो प्रोग्राम हुआ था वो चड्डा कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहना, आप चाहे कोई सा भी ट्रिक यूज़ करो आपको याद रहना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, एंड ऑफ द एंड आपको क्या है कि चीज़ें याद रहना चाहिए। ठीक है साथियों, तो चड्डा कमेटी आपको इरेडिकेशन प्रोग्राम आपको चड्डा कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। ठीक है, श्रीवास्तव कमेटी ने क्या किया था, तो श्रीवास्तव कमेटी ने क्या था, रूरल हेल्थ के लेके आया था। श्रीवास्तव कमेटी है, आपको याद करने का एक इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। श्रीवास्तव RS क्या है, श्रीवास्तव। ठीक है, श्रीवास्तव क्या आते हैं, क्या लिखा है, SHR। तो आप SHR को क्या रहे, उल्टा कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, आप SHR को क्या कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा। तो रूरल हेल्थ स्कीम कौन लेके आया था, तो श्रीवास्तव कमेटी क्या लेके आया था, श्रीवास्तव कमेटी लेके आया। तो ये जो उसका नाम है उसी को आप यदि उल्टा कर लोगे, तो यदि आप उसको उल्टा करोगे तो उसको आपको रूरल हेल्थ देखने को मिल जाएगा स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ लॉन्ग आपको याद रह जाएगा। जो श्रीवास्तव कमेटी है, जो श्रीवास्तव कमेटी है उसका ही यदि आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे ना, SHR, तो SHR लिखेंगे, तो आप यदि उसको बैक साइड से पढ़ोगे तो रूरल हेल्थ स्कीम। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका। और क्या क्या था इसमें, मुदालियर कमेटी मैंने आपको बता दिया। दिन आपको क्या बताया, मुदालियर कमेटी होगा, जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कौन लेके आया था, जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो लेके आए थे वो आपको कौन लेके आए थे, करतार सिंह। सिंह लोग होते हैं ना जो, वो लेके आए थे। ठीक है, सिंह लोग जो होते हैं वो काफ़ी दमदार लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक अपना जो अप्रोच रहता है वो क्या करते हैं, अकेले काम करने का नहीं रखते हैं, वो अकेले काम करने के लिए वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर की जो अप्रोच लेके आए थे, क्या लेके आए थे, मल्टीपर्पज़ की वर्कर्स का जो अप्रोच लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, तो वो लेके आए थे आपके करतार सिंह। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा तो आप लाइफ टाइम तक क्या है चीज़ों को कभी नहीं भूल पाओगे। और आप याद रखोगे कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज ने हमको क्लास कंडक्ट करवाया था, तो हमें याद रहेगा। ठीक है, चड्डा कमेटी, भोरे कमेटी। देखो भोरे कमेटी का मैं आपको बताऊं कैसे याद रखना है। भोरे कमेटी का आप क्या कहते हैं, जो भोरे होती है, भोर आपने सुन के रखा होगा ना, भोर सुबह सुबह जो भोर होती है, हम इसीलिए उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। और आपका डेवलपमेंट कब होता है, मॉर्निंग में आपका डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए भोरे कमेटी आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, भोरे कमेटी का होता है डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, मुदालियर होता है जो प्लानिंग, मुदालियर नाम का पर्सन होगा जो हमेशा प्लानिंग करता है, इसलिए उसको मुदालियर हेल्थ एंड प्लानिंग कमेटी बोला जाता है। मैंने आपको चड्डा कमेटी भी बता दिया, चड्डा से आपको याद रखना है। देन मैंने आपको क्या बता दिया, श्रीवास्तव कमेटी मैंने आपको बता दिया जो कि रूरल हेल्थ स्कीम लेके आया था। और जो करतार सिंह होते हैं, बिल्कुल आपको क्या करते हैं कि सभी को लोगों को साथ लेके काम करते हैं, तो इसलिए मल्टीपर्पज़ अप्रोच वो लेके आए। तो ऐसे आप बहुत ही ईजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो कमेटी है आपको रट जानी चाहिए। ठीक है,
तो ये था हमारा कमिटी के रिगार्डिंग का जो भी मैंने पोर्शन था यहाँ कमी आपके साथ कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि कमिटी के रिगार्डिंग आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ भी चीज़ आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में ना बोलो कि आप हमने हमारे यहाँ से पढ़े हो तो आपको चीज़ें नहीं आई। ठीक है, हमारा जितना भी कोशिश होता है आपको हर एक चीज़ बताने के लिए होता है, पूरा डिटेल में बताने के लिए होता है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन होता है उसमें आपको अच्छे से अच्छा आप इनपुट दे पाओ। तो इसके आपको सन्स जो ईयर है ना, वो ईयर भी आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका कमिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। MPW इज लोकेटेड एट द सब सेंटर लेवल। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसा मैंने बताया मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कौन लेके आया था, तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर आपका करतार सिंह जी लेके आए थे। कहाँ पे काम करते हैं, सब सेंटर लेवल पे काम करते हैं। तो ऐसा चीज़ आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे से आप पुटअप कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर एट द सब सेंटर लेवल पे आपको ग्रेटेस्ट रिस्क फॉल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता था, ग्रेटर रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। आज का हमारा जो लास्ट वन रहने वाला है, वर्ल्ड हेल्थ डे का सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो साथियों, एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपके ईयर से हैं, आपका जो जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे होगा, नर्सिस डे हो गया, ट्यूबरकुलोसिस डे हो गया, आपका लेप्रेसी डे हो गया, योगा डे हो गया, और क्या बोलते हैं डॉक्टर्स डे हो गया, हार्ट डे हो गया आपका। इन सब का क्या करना है साथियों, वेरी रिस्पेक्टफुली बता रहा हूँ साथियों, आपको इनका थीम अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्या करके जाना है, थीम अच्छे से पढ़ के जाना है। आने वाले एग्ज़ाम में आपसे 2022, 2021, 2020 का थीम आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डेज का 7 अप्रैल का इस बार का क्या थीम रहने वाला था, वो भी अच्छे से रीड आउट करके जाना। ठीक है, आज का हमारा लास्ट जो ऑप्शन है, वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, तो जो हमारा ओ है, ओ इंडिकेट गोबी कैंपियन यूनिसेफ स्टैंड फॉर द ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, क्या रहता है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी यहाँ पे ओ रहने वाला है। ठीक है, इसमें ओ किसके लिए इंडिकेट करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी रहता है। ठीक है, गोभी के लिए ओ क्या रहता है, ग्रोथ रहता है, ओ फॉर ओ रहता है, बी फॉर आई फॉर रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है, ओ किसके लिए रहता है आपका, ओरल डिहाइड्रेशन के लिए रहता है। ओ यूनिसेफ रहता है, इसमें आपको और भी अभी नए इनोवेशन कर दिए हैं, इसमें PA4 ऐड कर दिए हैं। तो आने वाली क्लास में हम इसके रिगार्डिंग आपके साथ डील करने वाले हैं। आज का हमारा क्लास बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है, 1 आवर से ज़्यादा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, आज का 80 नंबर तक हमने आपके साथ वेरी गोल्डन से गोल्डन पॉइंट क्या करे हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी बताए हैं। तो साथियों, यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है और कंटेंट में आपको दम लग रहा है, तो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट साथी पर्सन सभी को क्या करिएगा, वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके व्हाट्सअप ग्रुप, आपके टेलीग्राम ग्रुप, आपके फेसबुक ग्रुप में सब दूर क्या करिएगा कि वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले 25-26 तारीख को सभी का इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो का लाभ मिल पाएगा तो अच्छा से अच्छा होगा। यदि आपकी वजह से किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको अच्छा लगे। और वीडियो का जो रिव्यू है, आपको क्लास का रिव्यू क्या आता है, क्या आपको कंटेंट सही लग रहा है, या कंटेंट में और कुछ ऐड करना है। जैसा कुछ साथी बता रहे थे कि हमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दिन उसके रिगार्डिंग में हम क्लास ले आएंगे। तो आप लोग भी क्या करिएगा, अपने कंटेंट और अपने रिव्यू ज़रूर पुट कर दीजिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, क्लास में कुछ और ऐड ऑन करना है या कैसे और एक्सप्लेन करना है, तो सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो आप क्या करिएगा, आपका इंक्वायरी यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई देने का फुल कोशिश करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि मध्य प्रदेश व्यापम के क्वेश्चन पेपर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिए जा रहे हैं। तो सभी को बता दीजिएगा कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो सबको क्या करना है, सबको आपको व्हाट्सअप कर देना है, नीचे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ, जब तक बने रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ रहना है, मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करना है। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज हमारा 21 तारीख हो गया है, 25 तारीख मतलब 24 तारीख तक यहाँ पढ़ पाओगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। आई होप, जहाँ तक मुझे पता है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
ऐसे एनवायरनमेंट को क्यूट कर दीजिएगा जहाँ से आपको डीमोटिवेशन मिल रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिएगा और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा और अच्छे से स्टडी करिएगा, ठीक है। पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर स्टडी करिएगा। पैनिक हो जाओगे तो अभी स्टडी आप नहीं कर पाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो बिल्कुल बी रिलैक्स, बी पॉजिटिव, बी कूल, बी काम, ठीक है। अच्छे से स्टडी करिएगा। हम आपके लिए कल भी क्लास कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो मिलते हैं न्यू क्लास में। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और एमसीक्यू यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।